राहुल गांधी बीजेपी और अडानी के रिश्तों पर कटाक्ष कर रहे हैं तो 84 साल की उम्र में शरद पवार भी कुछ कम फायर नहीं है। प्रचार के अंतिम चरण में उन्होंने अपने विरोधियों को खुली चेतावनी दी। शरद पवार ने कहा कि विरोधी किसी से भी पंगा ले लें, लेकिन मुझसे नहीं। उनको अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा उन्होंने कि अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं। सीनियर पवार ने इस मौके पर करीब 44 वर्ष पुराना किस्सा भी सुनाया। पवार ने बताया कि जब उन्हें पहली बार बड़ा धोखा मिला था तो उन्होंने विरोधियों को कैसे मात दी थी। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर आपको इसके मायने समझाते हैं। सगळ्याचा नाश करायचा, अलगे सगळ्याचा नाश करायचा, अलगे। दरअसल शरद पवार के इस दर्द के पीछे पिछले साल का वो जख्म है जो उनके भतीजे अजीत पवार ने उन्हें दिया था। पार्टी का नाम और निशान दोनों उनसे छीना गया। सियासी शतरंज में चाणक्य को भतीजे ने ही मात दे दी। अब पंगे वाली बात से यह स्पष्ट है कि वो इस चुनाव में बदला लेने के मूड में हैं। एक तरह से यह चुनाव उनकी चाणक्य वाली छवि की अग्नि परीक्षा की तरह है। ये वही पवार हैं जिन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी से टक्कर लेने का साहस दिखाया था और विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना दी थी। शरद पवार से पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति सीखने की बात कहते रहे और इन्हीं शरद पवार ने वोटिंग से 2 दिन पहले अगर विरोधियों को पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है तो इसके गहरे मायने। एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार आमने सामने हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस सीधे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मुंबई में तो उद्धव ठाकरे ने नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस और बाकी लोगों को साफ कहते हैं कि अगर मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। उद्धव इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो सीएम थे तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी, सब सुरक्षित थे। अब अगर मोदी जी के रहते इनको अनसेफ लग रहा है तो पहले इस्तीफा दो, फिर देखो शिवसेना कैसे काम करती है। उद्धव के इस बयान को बटेंगे तो कटेंगे का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी इस बयान पर गुस्से में। हे संकट किती मोठे आहे ते बघा। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय कि तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। यूपी के सीएम आके ये बात की ने कटोगे करके, बटोगे तो कटोगे, ये बात किसने की? उसको उसके जवाब में वो बोले कि इस तरह के महाराष्ट्र के बारे में अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको हम काटेंगे, ऐसा बोले। अरे झडलेली पानं मी फेविकॉल में परत चिपकत बसू? जो इंडी गठबंधन है जिसे वो अलग से गठबंधन महाराष्ट्र अघाड़ी करके बनाया हुआ है, उसकी करारी पराजय होने जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में आज प्रचार थम गया। 20 तारीख की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ने जी तोड़ मेहनत की। तो अब सवाल है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सरल शब्दों में हमने आपके लिए इस पर फिक्र की एक स्पेशल फाइल तैयार की है। आपकी सुविधा के लिए हमने महाराष्ट्र को 6 हिस्सों में बांटा। मराठवाड़ा, विदर्भ, ग्रेटर मुंबई, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र, इन्हीं 6 रीजन्स में कुल 288 सीटें बटी हुई हैं। अब एक एक करके आपको क्षेत्रवार मुद्दे और वोट समीकरण बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। 46 सीटों वाले मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण और किसानों की समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे जरांगे पाटिल का इस इलाके में प्रभाव माना जाता है, लेकिन उनके मैदान में नहीं होने से महाविकास अघाड़ी को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि आरक्षण पर उनका रुख महायुति सरकार के खिलाफ रहा। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां 8 में से 60 सीटें महायुति गंवा चुकी है।
अगर वैसा प्रदर्शन इस चुनाव में भी रहा तो महाविकास आघाड़ी को फायदा हो सकता है। मराठवाड़ा में 28% मराठा आबादी है, जिनका झुकाव महाविकास आघाड़ी की ओर माना जा रहा है। अगर 36 सीटों वाले मुंबई की बात करें तो यहां के मुख्य मुद्दे बुनियादी ढांचे का विकास, झुग्गी, पुनर्वास और यातायात की समस्या। यहां राज ठाकरे का शिंदे गुट के खिलाफ होना महायुति को झटका दे सकता है। राज ठाकरे की नाराजगी की वजह माहिम सीट है, जहां उनके बेटे के खिलाफ शिंदे का उम्मीदवार भी खड़ा है। वैसे भी यहां करीब 30% मराठी भाषी जबकि 20% मुस्लिम आबादी है। दोनों का झुकाव एमवीए की ओर है, जबकि 25% उत्तर भारतीय बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। लेकिन राज ठाकरे के प्रभाव से कुछ बदलाव हो सकता है। 62 सीटों वाले विदर्भ में सोयाबीन और कपास की कीमतों में गिरावट बड़ा मुद्दा है, जिससे किसान नाराज है। इस इलाके में लोकसभा की 10 में से सिर्फ 3 सीटें महायुति को मिली, जबकि विधानसभा में 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। माना जाता है कि किसान, ओबीसी और दलितों का झुकाव कांग्रेस और एमवीए की ओर है। हालांकि यहां लाडकी बहन योजना से बीजेपी को फायदा मिलने के आसार हैं। सबसे ज्यादा 70 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र में हैं। यहां चीनी मिल और मराठा आरक्षण प्रमुख मुद्दे। यही वो इलाका है जहां पवार परिवार का प्रभाव माना जाता है। इस बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि माहौल अजीत पवार के खिलाफ, जबकि शरद पवार के पक्ष में। यहां मराठा वोट बैंक तो एमवीए की तरफ जाता दिख रहा है, लेकिन किसान और चीनी मिल कर्मचारी स्थानीय नेताओं के हिसाब से बटे हुए हैं। ठाणे कोंकण की 39 सीटों पर मुख्य मुद्दे मछुआरों के अधिकार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं। शिवसेना का पुराना गढ़ होने के नाते यहां शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच सीधा मुकाबला। चुनाव में शिवसेना की जीत की शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। अगर वोट बैंक की बात करें तो मराठी भाषी और मछुआरे उद्धव गुट के साथ दिख रहे हैं, जबकि उत्तर भारतीय बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। वहीं 35 सीटों वाले उत्तर महाराष्ट्र में मुख्य मुद्दों में सिंचाई परियोजनाएं और बेरोजगारी है। अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। यहां का ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस और शरद पवार के साथ दिख रहा है। अब आपको जल्दी से आबादी के हिसाब से सीट और वोट का गणित बता देते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी 38% है, जो 70 सीटों पर असर रखते हैं। 28% मराठा है का प्रभाव 160 सीटों पर है। करीब 12% मुस्लिम 38 सीटों पर है। 38 सीटों पर इनका असर होता है, जबकि इतने ही दलित 50 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में मजबूत है, जबकि महायुति महिला वोटर और शहरी इलाकों में अब भी पकड़ बनाए हुए हैं, ऐसे संकेत हैं।